हेलो, गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे। तो लगभग 5 पॉइंट्स होंगे जिन पे हम लोग बात करेंगे। और ये वीडियो होने वाली है क्लास 12th का जो एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें इंग्लिश के पेपर को कैसे सॉल्व करोगे आप, उसके लिए वीडियो बनाई गई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से 5 बातों को फोकस करेंगे जिनके बारे में थोड़ी सी बातें मैं यहाँ बता देता हूँ। क्या क्या बातें होंगी? पहले तो ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होता है उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक। उसके बाद हम OMR शीट कैसे भरेंगे। दूसरी बात कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैसे हल करेंगे। तीसरी बात ऐसे कैसे लिखेंगे। चौथी बात हम लोग करेंगे वो होगा लेटर या एप्लीकेशन के बारे में। और पांचवी और अंतिम बात होगी पैसेज कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ओवरऑल पूरे पेपर के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं सेशन, है ना। अंतिम तक बने रहें ताकि आपको एक बेहतर इंसाइट मिल सके। इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं कि 0 to हीरो इंग्लिश बैच लेकर के मैं आ रहा हूं। और आप इस बैच में देखेंगे कि वो कैब बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, स्टोरी वगैरह भी इसमें रहेगी और एक ओवरऑल पूरा का पूरा पैकेज होगा। अगर आप इंग्लिश में 0 हैं फिर भी आप बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा चैनल पे आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां आप ज्वाइन हमें कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इस तरह का पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। और इस पेपर में एक बात तो ये रहेगी कि यहाँ पे आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा जिसको हम बुकलेट सीरियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर मिलेगा जिसको आपको OMR शीट में डालना होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि इस पेपर का टाइम जो होता है 3 घंटे 15 मिनट होता है, जिसमें से 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा काम करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने, क्वेश्चंस देखने, OMR शीट भरने आदि के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसके सारे इंस्ट्रक्शन अभी पढ़ लें और समझ लें एक एक लाइन को, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपका समय काफ़ी बचेगा, ठीक है। तो बिना देर करते हुए एक एक ऑप्शंस को, एक एक इंस्ट्रक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। कैंडिडेट मस्ट एंटर हीज और हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। देखो तुम्हें जो है ना 10 डिजिट का सीरियल नंबर तुम्हें अपने OMR शीट में डालना होता है। मैं दिखा देता हूँ वो OMR शीट में कहाँ डाला जाता है। देखो ये है तुम्हारा OMR शीट और यहाँ वो ऑप्शन होता है जहाँ तुम्हें वो सीरियल नंबर डालना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको जो है ना, आप आंसर जो भी लिखना है अपने शब्दों में लिखना है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एकेडमिक्स जो एग्जाम होती हैं उसमें नॉलेज जितना मैटर नहीं करता, उतना मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप उसको लिख रहे हो, कैसे आंसर बना रहे हो, ये मायने रखता है, ठीक है। तो एकेडमिक्स एग्जाम क्या होते हैं, इनमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ती है ताकि हमारा नंबर बढ़ जाए। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जो 20 मिनट बिफोर एग्जाम, मतलब एग्जाम से पहले के 20 मिनट, है ना। तो वो आप जो है ना वो वीडियो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे है और मैं इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में पिन भी कर दूंगा, ठीक है। तीसरा एक आता है फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट द फुल मार्क। देखो यार इस क्वेश्चन पेपर में तुम देखोगे राइट हैंड पे जो फिगर दिया हुआ है यही फुल मार्क है तुम्हारे, है ना, इंडिविजुअल क्वेश्चंस के लिए। चलिए अब ये कह रहा है कि देखो 15 मिनट जो अलॉट करे जाते हैं वो क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा अलॉट किए जाते हैं। फिर कहता है दिस बुकलेट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जैसे जो आपका एग्जाम का पेपर है ना वो 2 भागों में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है और सेक्शन बी जो है ना डिस्क्रिप्टिव या हम इसे सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि जो सेक्शन ए होगा ना वो 100 मार्क्स का होगा, है ना। 100 क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसे रहेंगे 100 क्वेश्चन? 60 तो आपके ग्रामर से रहेंगे और 40 जो है ना आपके बुक से रहेंगे, ठीक है। ये बातें कही जा रही है और कह रहा है कि इसमें जो है ना OMR भरते समय आपको ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का यूज करना है, जेल पेन नहीं यूज करना है ना। फिर कहता है कि अगर आपने व्हाइटनर, लिक्विड, ब्लेड, नेल एटसेट्रा OMR शीट पर यूज करा तो कह रहा है कि रिजल्ट फिर आपको इनवैलिड कर दिया जाएगा। कारण क्या है कि जैसे मान लो मैं ये OMR शीट पर दिखाकर ही अपनी बात करता हूं
कि देखो अगर मान लो गलती कहाँ होती है, जैसे मान लो ए का बी ऑप्शन हमें सही लग रहा है, हमने आंसर कर दिया, फिर जैसे मैंने दोबारा पढ़ा क्वेश्चन, हमें पता चला यार से बी तो नहीं होगा, ऑप्शन तो डी जा रहा है ना। तो ऐसे में तुम कोशिश करोगे कि बी को किसी तरह इरेज कर दे। ऐसे समय में तुम्हारा अगर OMR शीट फट जाता है तो ये पूरा का पूरा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि या तो व्हाइटनर यूज कर लो, है ना, अगर मिल जाए तो, अगर नहीं व्हाइटनर मिलता है तो बाकी सारे ऑप्शंस को रंग दोगे तो वो क्वेश्चन इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, वो मशीन का जो सॉफ्टवेयर है उसे वो जांच नहीं करेगी, ठीक है। तो इस बात का भी तुम ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन पेपर, है ना। सॉरी, आगे वाला इंस्ट्रक्शन देखते हैं। कह रहा है कि सेक्शन बी में ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे और उनको आंसर लिखना होगा। फिर कहता है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का यूज नहीं करोगे तुम, है ना, वो तो पता है तुम्हें। चलो सेक्शन ए में देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। देखो सेक्शन ए जो होता है ना, ये दो भागों में बटा होता है, मतलब एक तो ग्रामर में होता है और दूसरा जो होता है ना वो होता है बुक का, है ना। तो बुक में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और ग्रामर के 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। दोनों को मिला के हमें कितना करना है, 50 करना है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि बुक में ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, क्योंकि बुक के गलत होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है और ग्रामर के गलत होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो कोशिश ये करना है कि बुक से ज़्यादा क्वेश्चन करना और जो बच जाए उसको ग्रामर से करना। लेट से एक सिनारियो सोचो, एक स्थिति ऐसी सोचो जिसमें मान लो कि तुमने 50 के 50 बना लिए, है ना। तो 1 से लेकर 50 तक जब तुम बना लोगे दोनों में मिला के, तब तुम OMR शीट भरने जाओगे, ठीक है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, मान लो कि तुमने 40 ही बनाए, तो क्या 10 छोड़ दोगे? नहीं, 10 छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 10 उन क्वेश्चन को भी आपको बना के आना है जिसमें कम से कम 4 ऑप्शन में से 1 या 2 ऑप्शन तुम हटा पा रहे हो, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें बना लेने हैं। तो किसी तरह 50 बना करके हमें आना है, ठीक है। चलो अब दूसरी बात मैं बताता हूं कहाँ सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों को। जैसे ए का सी सही होने वाला था, है ना, सी सही ऑप्शन है, लेकिन बच्चे ने पहले तो बी लगा लिया, है ना, पहले तो बी लगा लिया और फिर उसे याद आया कि नहीं सी होता है। उसके लिए मैंने बताया कि चारों ऑप्शन भर दो, अगर व्हाइटनर नहीं मिलता है तब, ठीक है। दूसरी बात, कई बार तुम ये देखते हो 15 का सी हमें भरना था, हमने 14 का सी भर दिया, समझ रहे हो, या 14 का बी भर दिया, है ना। 15 का सी भरना था, 15 का बी भर दिया हमने। तो ये गलतियां ना हो, इसके लिए तुम एक ध्यान रखना एक बात को। जैसे मान लो 2 का ए यहाँ चेक करोगे तो OMR में जाके ए का 2 चेक करना, उल्टा चेक करना, ठीक है। और जब दोनों कंफर्म हो जाए तब इसे कलर करना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुम्हारे। अब देखो ये रहा OMR शीट। OMR शीट के लिए भरने के लिए मैंने बताया कि व्हाइटनर का यूज कर सकते हो। अगर व्हाइटनर नहीं है तो ब्लेड से खुचर मत देना, है ना, ये तुम्हारा OMR शीट इनवैलिड हो सकता है ना। तो कोशिश करना कि या तो व्हाइटनर मिल जाए, नहीं तो चारों ऑप्शन भर देना। दूसरी बात, अंदर बाहर से अंदर की तरफ भरना है, अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाना है ना। बाहर से अंदर की तरफ आना है, अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा कि क्वेश्चन में 1 का बी चेक कर लिए तो आंसर में बी का 1 चेक करेंगे OMR में, है ना। OMR में उल्टा चेक करेंगे, है ना, और जब कंफर्म हो जाए तब हम उसे भरेंगे। चलिए आगे अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कैसे हल करें, है ना। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखो तुम, इसमें कह रहा है कि ऐसे लिखना है, लेकिन तुम्हारे पास 5 ऑप्शन है, किसी एक में ऐसे लिखना है। एक बात मैं बता दूं तुम्हें कि जो एकेडमिक्स एग्जाम होते हैं ना, एकेडमिक्स होते हैं ना, वहाँ तुम्हें जो है ना तुम्हारे लैंग्वेज पे ज़्यादा, मतलब लैंग्वेज हो या फिर तुम्हारे वर्ड्स हो, है ना, और या तुम्हारे कंटेंट हो, इन पे जितना मायने नहीं रखा जाता है, इनमें ज़्यादा वेटेज नहीं होता। जितना वेटेज होता है कि तुमने क्या उसको एक स्ट्रक्चर के रूप में लिखा है, क्या तुमने उसे एक स्ट्रक्चर दिया है। तो एक स्ट्रक्चर देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर के रूप में लिखना, ठीक है। क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो तुम जानते हो, बस मेरा ये बात मानना कि स्ट्रक्चर के रूप में लिखना। जैसे ये 8 नंबर जो है ना कहाँ कहाँ बटे होते हैं, इंट्रो में बटा होता है, ठीक है। अगर तुमने बॉडी लिखा बॉडी में वो मार्क्स आ जाएंगे, कंक्लूजन लिखा कंक्लूजन में वो मार्क्स आ जाएगा। उसके अलावा फ्लो में, तुम्हारी राइटिंग में फ्लो है कि नहीं, उसमें नंबर मिलते हैं। और तुमने वर्ड कैसे रखे हैं उसमें नंबर तुम्हें दिए जाते हैं, है ना।
तो कंटेंट के अलावा भी ये मार्क्स कई जगह स्प्रेड आउट होता है, कई जगह फैला हुआ होता है। तो तुम ये समझना कि केवल 8 नंबर ये पूरा पढ़ के नहीं देने वाले कोई, ये अलग अलग भागों में बटा होता है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर के रूप में लिखोगे तो वो नंबर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि जो भी ऐसे आए तुम्हें लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर के रूप में लिखना, पहले इंट्रो लिखना थोड़ा ही बहुत, फिर तुम्हें बॉडी लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना, ठीक है। और उसके लिए कुछ जो है ना हुक सेंटेंसेज होते हैं, मैं हुक सेंटेंसेज जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, जिससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, है ना। वो ऐसे सेंटेंस होंगे जो किसी भी तरह के ऐसे में शुरू में तुम लिख सकते हो, इंट्रो बना सकते हो, किसी भी ऐसे के लिए उनका प्रयोग करके तुम कंक्लूजन बना सकते हो, उनका प्रयोग किसी भी ऐसे में करके तुम कोट वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ये हुक सेंटेंस जो है ना वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसको तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट की होती है अभी के लिए, वो सबसे दिल दुखाने वाले क्वेश्चन है ये, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जो है ना सबसे मुश्किल क्वेश्चन बच्चों के लिए हो जाते हैं, क्योंकि ये कहाँ से दिए जाते हैं, है ना, ये खोजना फिर उनको एक्सप्लेन करना बच्चे के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाती है। इसके लिए आपको 2-4 सेंटेंसेस जो है ना वो रेडीमेड सेंटेंसेस होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल में ही, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा वहीं लिख दें। वैसे भी आप इनका भी ध्यान रखें, एनी वन, मतलब ये 4 में से आपको कोई एक पे लिखना है, फिर इन 4 में से भी कोई एक पे लिखना है, ठीक है। फिर आगे आते हैं राइट ए लेटर और एप्लीकेशन। इसमें और का देख रहे हो, और यानी कि या तो ये लिखो या तो ये लिखो। मैं यहाँ बताऊंगा कि आपको जो है ना इनफॉर्मल, मतलब कि आपको इनफॉर्मल लेटर पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे फादर के पास लिख दिया, मदर के पास लिख दिया, ब्रदर के पास लिख दिया, ये ज़्यादा आसान होते हैं और इनको आपको इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि फॉर्मल लेटर में केवल फॉर्मल वर्ड्स ही लिखे जाते हैं। अगर आपने उसमें कोई ऐसी इनफॉर्मल वर्ड्स लिख दी तो उसके मार्क्स कट सकते हैं। इसीलिए इनफॉर्मल लेटर्स को लिखें, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर्स में कैसे भी आपने वर्ड का इस्तेमाल किया है तो वो सही होता है। तो आपको यहाँ भी इनफॉर्मल लेटर्स लिखना है, ठीक है। फॉर्मल लेटर नहीं लिखना है ना, क्योंकि इसमें फॉर्मल वर्ड्स की ज़रूरत होती है। चलिए फिर कहता है कि आगे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो है ना 10 दिए होते हैं, जिनमें से आपको किसी 5 का जवाब लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है और देखो 4 यहाँ पे है ना, तो 10 टोटल होते हैं, इनमें से आपको 5 का ही जवाब देना होता है। तो आपको जवाब कैसे लिखना होता है मैं ये बताता हूँ। अगर आपको जवाब नहीं आता हो, फिर भी अगर जवाब लिखना हो तो कोशिश करेंगे, आता हो या नहीं आता हो, दोनों ही स्थितियों में आपको ऐसे करना है कि जैसे एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं, 2 नंबर क्वेश्चन है ना, वाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड, है ना। तो अब इसका जवाब हमें लिखना है ना। तो क्वेश्चन से ही लिखना शुरू करेंगे, क्वेश्चन के वर्ड से ही आंसर लिखना शुरू करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड, है ना, ओवरवेल्म्ड बिकॉज, जैसे वाई आता है तो आपको बिकॉज के यूज करना है। अब अपनी बात यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का जब भी आंसर लिखें तो कोशिश करें कि क्वेश्चन में जो दिए गए वर्ड हैं उनका प्रयोग करके ही हम क्वेश्चन का आंसर लिखने की शुरुआत करें। चलिए फिर कहता है कि 6 नंबर क्वेश्चन जब तुम करने जाओगे, है ना, तो कह रहा है कि 3 × 5 यानी 5 नंबर के 3 सेट होंगे, मतलब 3 सेक्शंस होंगे, उनसे 5 नंबर मिले जाएंगे। पहला सेक्शन क्या है, ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, A B C D एंड E और दिस वन इज F, है ना, आई थिंक दिस वन इज F, ठीक है। तो E F, तो अब इन 6 में से आपको केवल 3 ही करने हैं, है ना, और 3 में एक का 5 मार्क्स है। तो चलिए आगे देखते हैं कि जैसे मान लो या तो समरी लिख लो, इन तीनों में से एक की समरी लिख लो, या इन तीनों में से एक की समरी लिख लो, फिर इन तीनों क्वेश्चन में से एक अटैम्प्ट कर लो। फिर आप ये भी कर सकते हो, या तो आप मैच द फॉलोइंग कर लो। ये चूंकि फ़ॉन्ट काम नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए ऐसा हो गया, इसमें हिंदी लिखा होता है ट्रांसलेट करने के लिए, है ना। तो आप या तो ट्रांसलेट कर लो या फिर आप ये करो कि ये वाली मैचिंग कर लो। तो किन्हीं 3 को ही बनाना है। तो देखो सबसे आसान तरीका क्या है, पहला मैचिंग कर लिया, दूसरा मैचिंग कर लिया, और तीसरे के लिए अगर 3 इन 8 में से केवल 3 ही ट्रांसलेशन आपको आते हो तो मेरा ये मानना है कि आपको ट्रांसलेशन ही बनाना चाहिए, ठीक है। 3 भी आते हो तो अगर
ये बात है कि मान लो कि 3 भी नहीं आते हैं, तब क्या करना चाहिए, तब भी समरी नहीं बनाना है। तब इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन आएगा ही कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। तो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या है कि पहला चीज़ आप है ना बुक पढ़ सकते हैं, इंग्लिश बुक रीडिंग, है ना, लिख लीजिए इंग्लिश बुक रीडिंग। दूसरा वॉचिंग इंग्लिश मूवी, है ना। फिर तीसरा रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना, दुनिया भर की चीज़ें हैं, है ना, रीडिंग डिक्शनरी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें बना के आप लिख सकते हैं कि इंग्लिश कैसे सुधारा जा सकता है ना। और ये कंपेरेटिवली बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। जब आप लिखने बैठोगे ना बहुत ईजी होता है, ठीक है। कैसे सुधार करना है वो सभी लोग जानते हैं, कैसे सुधार करना होता है, किताब पढ़ना है, लिखना है, बोलना है ना। इस तरह की सारी बातें लिख देंगे, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी ऐसे केस में जब आपने समरी याद ही कर लिया है तो समरी लिख ही देना है, ठीक है। फिर भी कोशिश करना है कि ये मतलब मैच द फॉलोइंग बना लें। अगर 3 ट्रांसलेशन आते हो तो कोशिश करना है कि 3 ट्रांसलेशन के साथ 2 और बना लें, है ना। तो कहने का ये मतलब है मोटी मोटी बात कि जहां से तुम्हें ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं वही काम करना है। ये नहीं कि हमें समरी आता है तो हम समरी ही लिखेंगे, नहीं। देखिए अगर मान लो कि ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गलती होने की भी संभावना होती है। तो पहले चेक कर लेना कि क्या हमें कम से कम 3 ट्रांसलेशन ठीक से आते हैं। अगर ठीक से आते हैं तो देन हम ट्रांसलेशन ही बनाएंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं लास्ट बात और सबसे जरूरी बात, वो है पैसेज के लिए। पैसेज में हम क्या करेंगे, तो पैसेज में एक बात हमेशा ध्यान देना कि पैसेज जो होता है ना वो क्यों दिया जाता है। पैसेज इसलिए दिया जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करी जाए कि आप कितना समझ पा रहे हो, है ना। और इस अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आपको ऐसा पैसेज दिया जाता है जिसमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे, तभी तो हम अंडरस्टैंडिंग चेक कर पाएंगे। कि मान लीजिए कि एक पैराग्राफ में 2 4 5 शब्द आपको नहीं आते हैं, फिर भी आप क्या समझ पा रहे हो, इससे हमें पता चलता है कि आपको मतलब किसी भी चीज़ के बारे में कितना ज़्यादा ज्ञान है, कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी विकसित हो चुकी है ना। तो ये कहीं भी पैनिक होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें बहुत सारे वर्ड मुझे नहीं आते हैं, वो नहीं ही आएंगे, ठीक है। करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में उस पार्ट को हम हाईलाइट कर देंगे। जैसे वाई इज चाइल्डहुड द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, तो आपको ऐसे बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ को हाईलाइट कर देना है, ठीक है। वाई हाउ डू चिल्ड्रेन इंजॉय देमसेल्व्स, तो हम लिख देंगे इंजॉय देमसेल्व्स, ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। What do children learn during their childhood day, तो चिल्ड्रेन लर्न, ठीक है। फिर कह रहा है कि नर्चर्स, व्हाट नर्चर्स देम टू ग्रो इनटू नोबल बीइंग, तो हमें नोबल बीइंग, ठीक है। तो ये हमारे कीवर्ड है। अब ये कीवर्ड हमने हाईलाइट कर दिया, हमें अब पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, हमें उन कीवर्ड को इसमें ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, जैसे देखिए एक मिल गया बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। और है चिल्ड्रेन इंजॉय, है ना। देखते हैं चिल्ड्रेन इंजॉय कहाँ मिलता है, ठीक है। क्या था, चिल्ड्रेन लर्न था ना, हाँ, एंजॉय देमसेल्व्स। तो एक मिनट वेट, ठीक है। देन क्या था, चिल्ड्रेन लर्न और नोबल ह्यूमन बींग्स, देखो तो एक तो यही मिल गया, नोबल ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह से तुम अगर सर्च करोगे ना तो ये कीवर्ड्स तुम्हें मिल जाएंगे। अब कीवर्ड मिल जाएंगे तो तुम्हें पूरी समझने की भी जरूरत नहीं है कि हमें आंसर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तुम्हें बस जिस सेंटेंस में वो कीवर्ड मिले हैं उनको थोड़ा सा घुमा के लिख देना। अगर तुम्हें आता है वॉइस वगैरह चेंज करना तो वॉइस चेंज कर लेना। जैसे अगर ये एक्टिव में लिखा हुआ है तो तुम कोशिश करना पैसिव में लिख के बना दे, है ना। अगर पैसिव में लिखा हुआ है तो तुम कोशिश करना एक्टिव में लिख के बना दे, ठीक है। तो इससे जो होगा ना, एज इट इज, मैंने तुमने वो वर्ड तो मतलब लिया ही, लेकिन उनको एज इट इज नहीं लिखा, तुमने अपने भाषा में उसको परिवर्तन करके लिखा है। तो कोशिश करना कि अगर वॉइस चेंज हो पाए तो वॉइस चेंज कर लेना। अगर नहीं हो पा रहा है, एकदम से लल्लू हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, जैसे वाई इज चाइल्डहुड द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। शुरू कैसे करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, हो गया, ठीक है। अब जैसे वाई आया है, वाई में हम क्या करेंगे, बिकॉज लिख देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, वो कह रहा है कि बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ यहां मिला, है ना। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, क्यों, क्योंकि आगे के सेंटेंस को देखो, पढ़ो और समझो, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आगे के सेंटेंसेस हमें लिखने होते हैं, जहां वो मिला है उस सेंटेंस को और उसके आगे के सेंटेंस को लिखना होता है ना। 1 2 वाक्य लिख देने होते हैं।
तो जैसे तुम अगर मान लो कि तुम्हारी शुरुआत किसी प्रोनाउन से हो रही है, तो एक ट्रिक याद रखना कि प्रोनाउन डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, हम कोशिश करेंगे इसके लिए जो नाउन, ये जिस नाउन के लिए यूज हुआ है उस नाउन को लिखो। ये प्रोनाउन, ये दे किसके लिए यूज हुआ है? ओल्ड पीपल के लिए, है ना। तो अब हमारी बात शुरू होगी, बिकॉज द ओल्ड पीपल, है ना। और एकदम से कॉपी करते हुए हम चले जाएंगे, एकदम से कॉपी करते हुए चले जाएंगे। दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल द हैप्पी डेज एंड द जॉली गेम्स एंड द फन दे हैड एट स्कूल। तो इस तरह की जो भी बातें हैं उनको लिखते हुए हम चले जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो पैसेज में कभी भी हमें ये पैनिक नहीं कर जाना है कि वर्ड की मीनिंग हमें नहीं समझ में आ रही, हमें कीवर्ड पकड़ना है, उनको खोजना है और उनके आजू बाजू के सेंटेंसे को लिखने की कोशिश करनी है। कोशिश करना है कि हम क्वेश्चन का आंसर जब लिखना शुरू करें तो क्वेश्चन के वर्ड से ही शुरू करें, ठीक है। चलिए कुछ यहाँ पे देखिए पैसेज की क्वेश्चन मैं लाया था कि आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। हमें लगता है इतना काफी है आपको समझने के लिए, जितनी बातें मैंने समझा रखी थी, है ना। तो ये लेटर है, आप देखिए ये लेटर है। तो आपको जो है ना, मैंने क्या बताया था कि फॉर्मल लेटर जो है ना, फॉर्मल लेटर में फॉर्मल वर्ड्स आते हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर काफी आसान होता है और इसमें ऐसे वर्ड की क्राइटेरिया नहीं होती कि ऐसे वर्ड ही आने चाहिए, इस टेम्पर के वर्ड आने चाहिए। तो इनफॉर्मल लेटर आपके लिए आसान होता है। कोशिश करेंगे आपको इनफॉर्मल लेटर लिखें। इनफॉर्मल लेटर लिखते समय इस तरह के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वर्ड से ज्यादा मार्क्स आपको स्ट्रक्चर पर मिलते हैं। लेट से एक बात बताऊं कि मान लीजिए कि आपने एक बहुत शानदार लेटर लिखा लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर बना के आपने नहीं लिखा, तो कोशिश उम्मीद यही है कि आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने थोड़े बहुत अंदर खराब भी बातें लिखी है ना, लेकिन अगर स्ट्रक्चर बना के लिखा है तो जो चेक करने वाला एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। चलिए ये रहा आपका फॉर्मल लेटर, है ना, वो रहा इनफॉर्मल लेटर। तो थोड़ा थोड़ा आप उनको कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा और देख लीजिएगा। चलिए अभी हम जो शुरू में बताया आपको कि जीरो टी हीरो इंग्लिश बैच हम शुरू करने वाले हैं और मजा आएगा पढ़ के, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी चीजें डलने वाली है। तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें, हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको समझ में आया कि नहीं, या किन बातों को और आप डिटेल में समझना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि एक 20 मिनट की वीडियो है ना, एग्जाम से पहले उसे जरूर देखना, बहुत फायदा होगा उसका, ठीक है। थैंक यू एंड होप you are doing best in the examination and best of luck. चलिए थैंक यू।